पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसके माँ बाबा को बस हमेशा उसकी शादी की चिंता रहती। वो बहुत गरीब थे तो दहेज भी नहीं दे सकते थे, इसीलिए कई रिश्ते हाथ से निकल चुके थे। अजी मुझे तो बस अपनी बेटी नंदिनी की शादी की चिंता है। उसकी शादी हो जाए तो मेरी सारी चिंताएं मुक्त हो जाए। फिर एक दिन हरिया का पड़ोसी नंदिनी के लिए रिश्ता लेकर आता है। अरे हरिया, बहुत ही अच्छी खबर है दोस्त। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है नंदिनी बेटी के लिए। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो कल आए थे। उनके बेटे ने नंदिनी को देखा और घर जाके अपने माँ बाबा से इच्छा की कि वो उससे शादी करना चाहता है। लड़का बहुत ही होनहार है, तुम तो बस आँख बंद करके शादी कर दो। लेकिन भैया हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करो, लड़के के पापा दहेज के सख्त खिलाफ हैं और लड़का भी। बस लड़के की माँ थोड़ी सड़ियल है, लेकिन कोई बात नहीं, नंदिनी बिटिया उनका भी दिल जीत लेगी। बाकी सब बहुत अच्छा है। विमला और हरिया शादी के लिए मान जाते हैं और नंदिनी की शादी राहुल से हो जाती है। नंदिनी अपने ससुराल जाती है। अगले ही दिन, नंदिनी मैडम बहुत आराम हो गया, चलो अब काम पे लग जाओ, सबके लिए खाना बनाओ। माँ, अभी रात में ही शादी हुई है और सुबह 6 बजे उठाने भी आ गई। अरे कोकिला, ये क्या कह रही हो? बहू को 2 दिन आराम कर लेने दो। घर में कितने सारे मेहमान हैं। सब कुछ वो अभी से अकेले कैसे करेगी? तुम दोनों चुप रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मुझे पता है क्या और कैसे करना है। कोई बात नहीं, मैं खाना बना देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ जी। फिर नंदिनी सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है, सबको खिलाकर कमरे में जाती है। कोई बात नहीं राहुल, आप परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद मुझे ही तो ये सब संभालना है, तो अभी से ही सही। तभी कोकिला की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे नहीं, बचाओ बचाओ, अरे मर गई मैं। ये बाथरूम में कितने कॉकरोच हो गए हैं। अरे रे, हटाओ। एक कॉकरोच उसके शरीर पर चढ़ जाता है। अरे माँ जी क्या हुआ, आप कॉकरोच से डरती हो? लेकिन ये तो छोटा सा है, इससे कैसा डर? ये तो छोटा सा कीड़ा है, कोई डायनासोर थोड़ी ना है। आप तो इससे बहुत ज्यादा डर रही हो। कोकिला की हालत डर के मारे खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वही नंदिनी बिल्कुल भी नहीं डरती और कॉकरोच को हाथ से पकड़कर बाहर फेंक देती है। नंदिनी एक निडर लड़की थी, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। थोड़ी देर के बाद कोकिला को होश आता है। कॉकरोच कॉकरोच कहाँ गया, कहाँ गया? काफी समझाने के बाद कोकिला नॉर्मल होती है। फिर अगले दिन नंदिनी और कोकिला घर का सामान लेने बाजार जाती हैं। सामान बहुत सारा हो जाता है और कोकिला सारा सामान नंदिनी से उठवाती है। अरे माँ जी, मुझसे ये सब नहीं उठाया जा रहा है, बहुत भारी है, आप बस एक ये थैला ले लीजिए। अरे जब तुझ जैसी जवान लड़की से नहीं उठ रहा तो मुझसे क्या खाक उठेगा? ये सब पेड़ पर बैठी चुड़ैल देख रही होती है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये बुढ़िया भी अपनी बहू पर बहुत अत्याचार कर रही है। तभी कोकिला को अपनी एक सहेली मिल जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। और नंदिनी बेचारी अपने दोनों कंधों पर बड़े बड़े सामान से भरे थैले लेकर खड़ी होती है। माँ जी बहुत देर हो गई है, अब मुझसे ये सामान नहीं उठाया जाता। ओहो, ये आजकल की सुकुमारी लड़कियों के बस का तो कुछ भी नहीं है। अब तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर कोकिला अपनी सहेली के साथ चली जाती है। मेरे कंधे और कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुखने लगी है ये। इतना सारा सामान घर कैसे लेकर जाऊंगी अब? वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके सामने चुड़ैल आके खड़ी हो जाती है। क्या हुआ, रो मत तुम। चुड़ैल, नहीं, चुड़ैल बचाओ, कोई बचाओ। अरे चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत, मुझे सिर्फ वही देख सकता है जिसे मैं चाहती हूँ।
और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। तुम्हारी सास मुझे बहुत बुरी लगी। तुम उसी के कारण रो रही हो ना? बताओ। वो बड़ी है, ये सोचकर मैंने हमेशा उनका सम्मान किया, लेकिन वो मुझे सिर्फ दुख देती है। मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें मुझसे क्या चाहिए। देखो, तुम जितना दबोगी वो उसका उतना ही फायदा उठाएगी। अत्याचार करना और अत्याचार को सहन करना दोनों बराबर के पाप हैं। मेरी भी सास ऐसी ही थी। आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ। इसीलिए समय से तुम्हारी सास को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे? मुझे नहीं पता। अरे तुम कितनी भोली हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ। चुड़ैल सारा सामान उठा लेती है और नंदिनी के साथ उसके ससुराल पहुँच जाती है। कुछ देर बाद कोकिला भी घर आ जाती है। बेचारी नंदिनी अकेले ही सारा घर का काम निपटा के सबके लिए खाना तैयार करती है। सब खाने के टेबल पे बैठते हैं। कोकिला के चिल्लाने की आवाज आती है। राहुल और राहुल के पापा दोनों कोकिला के कमरे की तरफ भागते हैं। अरे बेटा, ये देखो, ये कॉकरोच फिर से आ गया और इस बार तो और भी मोटा और उड़ने वाला है। नंदिनी क्या हुआ? ये तुम्हारी सास इतना चिल्लाई क्यों? अरे कुछ नहीं, कॉकरोच आ गया होगा। और क्या, दिन रात ऐसे ही चिल्लाती रहती है। कॉकरोच से डरती है तुम्हारी सास? तो फिर इसे सबक सिखाने का एक जबरदस्त आइडिया आया है मेरे दिमाग में। मतलब मैं कुछ समझी नहीं चुड़ैल जी। देखो, तुम्हारी सास को कॉकरोच से डर लगता है, तो मैं तुम्हें कॉकरोच बना देती हूँ अपनी शक्तियों से। लेकिन क्या ये हो सकता है? बिल्कुल, मैं हूँ ना, तुम जब चाहो ये कर सकोगी। शाम हो जाती है और सब पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं। नंदिनी की मुंह दिखाई होती है। रस्म खत्म होने पर कोकिला नंदिनी के पास आती है और उससे कहती है कि जल्दी से सब मेहमानों के लिए खाना बनाओ और उन्हें खिलाकर सो जाओ, और सुबह जल्दी उठकर सबके लिए हलवा पूरी बनानी है तुम्हें। सब खाना खाकर फिर जाएंगे अपने अपने घर। बेचारी नंदिनी सबके लिए खाना बनाने जाती है, पर चुड़ैल ने पहले से ही जादू से सब कुछ बना दिया होता है। चुड़ैल जानबूझकर कोकिला का खाना बेकार बनाती है और उसमें जुलाब की गोलियां मिला देती है। कितना बेकार खाना बनाया है, कोई स्वाद ही नहीं। कोकिला मेहमानों के आगे कुछ नहीं कह पाती। वहीं चुड़ैल और नंदिनी रसोई में जाकर खूब हंसती है। उसी रात कोकिला का पेट खराब हो जाता है और उसे बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है। अरे बेटा, पता नहीं तेरी बीवी ने कैसा खाना बनाया था, मेरा तो पेट ही खराब हो गया। अगली सुबह सब मेहमान चले जाते हैं। नंदिनी, अब तुम मेरे जादू से जो भी चाहो वो रूप ले सकती हो। बस मन में बोल देना जिसका भी रूप लेना हो, और वापस नंदिनी बनने के लिए बोलना होगा कि मैं नंदिनी हूँ। तो तुम वापस नंदिनी बन जाओगी और अपनी सांस को काबू में रख सकोगी, डरा कर। क्या सच में? नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। तभी कोकिला आ जाती है और नंदिनी को सुनाने लगती है। अरे क्या टाइम पास कर रही है यहाँ? मुझे बहुत भूख लगी है, जा चाय और पकौड़े बनाकर ला मेरे लिए। माँ जी, अभी मुझे रात का खाना भी बनाना है, ये सब बनाने लगी तो रात का खाना लेट हो जाएगा। कोकिला को पहली बार नंदिनी ने ऐसे जवाब दिया तो कोकिला से सहन नहीं हुआ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात मानने से मना कर दे? रुक जा, आज घर में तुझे बचाने वाला कोई नहीं है, आज तुझे सबक सिखाती हूँ। कोकिला जाती है और चिमटा गर्म करके ले आती है, लेकिन कोकिला उसकी एक नहीं सुनती और उसकी तरफ बढ़ती है। तभी नंदिनी को चुड़ैल की दी हुई शक्ति याद आती है और वो एक बड़ा सा कॉकरोच बन जाती है, जिसका शरीर कॉकरोच का होता है और मुंह चुड़ैल जैसा। वो बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। चुड़ैल सब देखकर बहुत खुश होती है। अरे नहीं, नंदिनी कॉकरोच बन गई, मेरी बहू कॉकरोच है। अरे नहीं, मर गई रे, कोई तो बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अब बोलो माँ जी, मुझे परेशान करोगी? अरे नहीं बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो, अपने असली रूप में आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। फिर नंदिनी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। बहू, आज से हम मिलजुल कर सारे काम करेंगे, बस तुम दोबारा कॉकरोच मत बनना। माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप तो मेरी माँ जैसी हो। आप चाहे कोई काम करो या ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मैं तो आपको ये बताना चाहती थी कि बहू भी किसी घर की बेटी होती है, उन्हें यूँ बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद से कोकिला नंदिनी के साथ ठीक से रहने लगती है
और चुड़ैल भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। नंदिनी रोजाना सुबह जल्दी उठ जाती, पूरे घर की झाड़ू लगाती, बर्तन झाड़ू पोछा करती। सुबह की चाय रोटी के बाद जो सबसे जरूरी काम था वो था जंगल से फूल चुनकर लाना और उन फूलों से माला बनाकर बेचना। दरअसल नंदिनी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और बचपन से ही वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा चाची दोनों कोई काम नहीं करते थे, बल्कि नंदिनी जिन फूलों की माला बनाकर बेचती उसी से ही घर चल रहा था। कितना समय लगा दिया तूने आने में? फूल तोड़ने गई थी या बगीचा बनाने? चाची, पास के जंगल में अब फूल खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए तोड़कर लाने में समय लग जाता है। ममता, ये सब इसके बहाने हैं। दिन ब दिन काम चोर होती जा रही है ये नंदिनी। अब देख ले तुझे इससे कैसे काम निकलवाना है। मैं तब तक पुलकित को बाजार घुमा कर आता हूँ। चलो पुलकित बेटा, चलो। बता कहाँ लगा दी इतनी देर, वरना झाड़ू से तुझे इतना पीटूंगी ना कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। चाची, मैं सच कह रही हूँ, पास के जंगल में बिल्कुल भी फूल नहीं है। चल मान लिया कि तू सच बोल रही है, तो एक काम कर, कल से तू पास के जंगल की जगह वो दूर नगर के पास जो एक जंगल है ना, वहाँ से फूल तोड़ कर लाया करेगी। चाची, वो जंगल तो बहुत भयानक है, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी, और वो भी बिल्कुल अकेली। रास्ता भी बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। शादी लायक तेरी उम्र हो गई और तू बच्चों सी बातें कर रही है। इतना भी खतरनाक जंगल नहीं है जो तू इतना डर रही है। चुपचाप कल से फूल तोड़ने तू उसी जंगल में जाएगी। बेचारी नंदिनी चाची के कहने पर अब गांव से दूर बने प्रताप नगर के पास वाले जंगल में फूल तोड़ने जाने लगी। वो जंगल बहुत भयानक था। ये जंगल तो कांटों से भरा हुआ है, मैं क्या करूं? अगर फूल तोड़कर नहीं ले गई तो चाचा चाची बहुत गुस्सा होंगे, पर मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है, मैं फूल नहीं तोड़ पाऊंगी। नंदिनी भयानक जंगल देखकर डर जाती है, इसलिए वो बिना फूल लिए ही वापस आ जाती है। ये क्या, आज तू फूल लिए बिना ही वापस आ गई? मैंने तुझे कहा था ना कि तू दूर प्रताप नगर वाले जंगल में जाना। मुझे तो लगता है तू यहीं पास में होकर आ गई है। नहीं चाची, मैं गई थी प्रताप नगर वाले जंगल में, पर जंगल बहुत डरावना है, इसलिए मैं वापस आ गई। सच, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी, मैं यहीं पास वाले जंगल से ही फूल तोड़ लाऊंगी, आप मेरा विश्वास करो। आज तेरी खैर नहीं, तुझे तो मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं पाल रही, यहाँ रहना है तो काम करना होगा। ममता, तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने इसकी शादी सुंदर सिंह से तय कर दी है। वो नंदिनी से शादी करने के बदले में हमें 50,000 रुपए देंगे। हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर हम नंदिनी की शादी उस सुंदर सिंह से कर दे तो वो हमें 50,000 रुपए देंगे? चाचा, वो सुंदर सिंह तो एक नंबर का बदमाश है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ तू सुंदर सिंह से शादी करने से कैसे मना करती है। और सुन, कल फूल तोड़ने भी तुझे जाना होगा, वरना कल के कल ही तुझे उस सुंदर सिंह से ब्याह दूंगी। हाँ। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। बेचारी गरीब अनाथ लड़की अपने अत्याचारी चाची चाचा के साथ रहने को मजबूर थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन नंदिनी हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है, मुझे हिम्मत दो। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी जो भी फूल मिलते हैं उन्हें तोड़ लेती हूँ। हाँ, उस तरफ फूलों के बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ से तोड़ लेती हूँ। ये इस पर बहुत सारे फूल हैं। रुको बहन, रुको, ये फूल मत तोड़ो, मेरे ऊपर मेहरबानी करो। मैं और मेरे बच्चे इन फूलों का रस पीकर ही जिंदा हैं। हम इन फूलों के अलावा दूसरे फूलों का रस नहीं पी सकते। अगर तुमने इस पेड़ के फूल तोड़ लिए तो मैं और मेरा पूरा परिवार मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सारे फूल तोड़ कर ले जाने थे। ठीक है, मैं इस पेड़ के फूल नहीं तोड़ूंगी, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पर खुशी से रह सकती हो। धन्यवाद बेटी, पर तुम बहुत उदास दिखाई देती हो, मुझे अपनी दुविधा कहो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नंदिनी ने रोते हुए अपनी सारी दुख भरी कहानी उस तितली को बताई। घबराओ नहीं नंदिनी, तुम बहुत दयालु हो, तुमने मेरी मदद की है। देखना, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें ये जादुई फूल देती हूँ, इसे तुम अपने पास रखो, ये फूल तुम्हारी कही हर बात मानेगा। नंदिनी घर की ओर वापस आने लगती है, तभी रास्ते में प्रताप नगर के सिपाही मिलते हैं। सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। महाराज भान सिंह के पुत्र कुंवर वीर सिंह की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया है। दूर दूर से वैद्य और हकीम भी बुलाए जा चुके हैं, पर कोई भी इलाज कुंवर वीर सिंह को ठीक नहीं कर पाया है। महाराज भान सिंह का आदेश है, जो कोई भी कुंवर वीर सिंह को ठीक करेगा उसे महाराज की ओर से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज मान सिंह इस वक्त अपने पुत्र की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित हैं। सिपाही जी,
क्या मैं महाराज से मिल सकती हूँ? उनके पुत्र को शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। सिपाही नंदिनी को राजमहल में लेकर जाते हैं। महाराज, ये लड़की कहती है कि इसके पास कुंवर वीर सिंह की बीमारी का इलाज है। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास मेरे पुत्र की बीमारी का इलाज है? क्या तुम मेरे पुत्र को ठीक कर सकती हो? महाराज, मैं आपके पुत्र को देखना चाहती हूँ। मेरा पुत्र पिछले 5 वर्षों से सोया हुआ है। दुनिया में सारी औषधि, जड़ी बूटियों का लेप लगाकर देख लिया, सब कुछ देख कर लिया, पर कोई औषधि काम नहीं आई। अगर तुम हमारे पुत्र को ठीक कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कुछ देर के लिए एकांत चाहती हूँ। हाँ पुत्री, हम कक्ष के बाहर चले जाते हैं। तुम इत्मीनान से हमारे पुत्र को देख सकती हो। महाराज मानसिंह और सिपाही कक्ष से बाहर चले जाते हैं। नंदिनी तितली का दिया हुआ जादुई फूल अपने हाथ में लेती है। जादुई फूल, मेरी इच्छा है कि तुम्हारे स्पर्श से कुंवर वीर सिंह निद्रा से उठकर आंखें खोल लें। नंदिनी जैसे ही कुंवर वीर सिंह की आंखों पर जादुई फूल से स्पर्श करती है, कुंवर वीर सिंह अपनी आंखें खोल लेता है और उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो और मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? पिताश्री महाराज, ये लड़की कौन है? हमारे पुत्र कुंवर वीर सिंह की आवाज। इसका मतलब पुत्र तुम ठीक हो गए? ये तो चमत्कार हो गया। बेटी, तुमने तो सचमुच कोई जादू ही कर दिया। मेरे पुत्र को कोई भी ठीक नहीं कर सका और तुमने कुछ ही पलों में मेरे पुत्र को ठीक कर दिया। पिताश्री महाराज, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गहरी निद्रा से जागा हूँ। महाराज भान सिंह कुंवर वीर सिंह को नंदिनी के बारे में बताते हैं। जब कुंवर वीर सिंह को नंदिनी के बारे में पता चलता है कि नंदिनी ने ही कुंवर वीर सिंह को ठीक किया है, तो कुंवर वीर सिंह के मन में नंदिनी के प्रति प्रेम आ जाता है। पिताश्री महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं नंदिनी से विवाह करना चाहता हूँ। नंदिनी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। तुम सही कह रहे हो पुत्र, मैं भी चाहता हूँ कि नंदिनी तुम्हारी जीवन संगिनी बने। नंदिनी, हमें अपने माता पिता के बारे में बताओ ताकि हम तुम्हारे और कुंवर वीर सिंह के विवाह की बात उनसे कर सकें। महाराज भान सिंह की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने जीवन की कड़वी सच्चाई महाराज भान सिंह और कुंवर वीर सिंह को बताती है। महाराज भान सिंह नंदिनी के चाचा चाची को महल बुलवाते हैं। तुम दोनों को ये जानकर हैरानी होगी कि नंदिनी पर अब तुम दोनों अत्याचार नहीं कर सकते। नंदिनी हमारी पुत्र वधू बनने जा रही है। हम अपने पुत्र के साथ नंदिनी का विवाह संपन्न करेंगे और तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नंदिनी, तू ही महाराज को समझा। हम दोनों तो तेरे चाचा चाची है ना। हमें माफ कर दे नंदिनी बिटिया, माफ कर दे। महाराज, मेरे चाचा चाची को छोड़ दीजिए। मुझे इनसे कोई बदला नहीं लेना। मुझे आपके रूप में पिता और वीर सिंह जी के रूप में पति मिल गए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया। नंदिनी के कहने पर महाराज भान सिंह उसके चाचा चाची को माफ कर देते हैं। एक दिन मेहुल के पास एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है एडलाइन ऑफिस में कुछ एलियन भी मौजूद हैं। केस सॉल्व करने के लिए मेहुल एडलाइन ऑफिस पहुंच जाता है और वहां के वर्कर्स को देख के मेहुल समझ जाता है टोटल कितने एलियन मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप एडलाइन ऑफिस के वर्कर को देख के बता सकते हो टोटल कितने एलियन हैं? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। सारे वर्कर में सिर्फ एक एलियन मौजूद है। दोस्तों, क्या आपने भी उस एलियन को पहचान लिया था? कमेंट में बताइएगा।